गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आज हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की लास्ट क्लास है। फास्ट ट्रैक बैच में आज हम इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे। अभी तक हमने कोशिश करी है कि हम जितना भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सारा डिस्कस कर लें। हमने काफ़ी एग्जाम एमसीक्यू सॉल्व किए। आज भी हम अपने बचे हुए सारे एग्जाम एमसीक्यूज जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इस चैप्टर को प्लीज़ गलती से भी हल्के में मत लीजिएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से दिसंबर 2022 के अटेम्प्ट में शायद 9 एमसीक्यूज पूछे गए थे, और इस चैप्टर से आप 5 से लेकर 12-13 नंबर तक कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आईसीएसआई कब कितना सरप्राइज देगा ये आपको ऑफ कोर्स एग्जाम वाले दिन ही पता लगेगा। बाकी बिना देरी के आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए पहले ना मुझे आपको छोटे छोटे कुछ बेसिक एग्जांपल एक्सप्लेन करने हैं, जिसकी मदद से हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब ये एक एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है। इस एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का यह डेटा है उसने दो तरह का डेट ले रखा है। 5 लाख की उधारी उसको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिली है और 3 लाख रुपए का डेट उसको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिला है। क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि हमारे दो दो इंटरेस्ट रेट के लोन्स हो? हाँ, पॉसिबल है। मान लो एक लोन मैंने कोविड के टाइम्स में लिया, तो आपको पता होगा कोविड के टाइम्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम थे, और उसके बाद आरबीआई ने बहुत बार रेपो रेट बढ़ाया है, जिसकी वजह से सारे बैंक्स के अगर आप देखोगे तो लोन के रेट्स बढ़ गए हैं। तो आज के टाइम पर और आज से 2-3 साल पहले, मतलब कोविड के दौरान की अगर हम बात करें, तो इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़ चुके हैं। तो मैंने अगर एक लोन उस टाइम लिया था और एक लोन आज लूंगा तो इंटरेस्ट रेट में बदलाव आएंगे। और छोड़ो ये बदलाव भी, आप इस बात को भी समझते हैं कि अगर हमने मान लो जो पहला लोन लिया था तो हमारा डेट इक्विटी रेशियो बहुत कम था, लेकिन आज के टाइम पर हमारा डेट इक्विटी रेशियो काफी बढ़ गया है, तो सारे बैंक्स लोन देते हुए कतराते हैं। और लोन देते हैं तो कहते हैं भाई ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे क्योंकि रिस्क ज्यादा है तुम्हारे पास, क्योंकि डेट बहुत ज्यादा ले रखा है तुमने। मतलब जब हमने ये पहला लोन लिया था तो हमारी डेट इक्विटी रेशियो रीजनेबल लिमिट्स में थी, लेकिन आज डेट इक्विटी रेशियो एडवर्स हो चुकी है, जिसकी वजह से बैंक लोन देते वक्त जो है परेशान हो रहे हैं। और ये भी समझ सकते हो आप कि आपको पता होगा एक सिबिल नाम की चीज होती है, जिसका सिबिल का स्कोर बहुत अच्छा होता है, मतलब जिसकी क्रेडिट वर्दिनेस अच्छी है, उसको बैंक जो है ना कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देते हैं। सिबिल अच्छा होने का मतलब यह है कि इस इंसान ने पास्ट में सारे लोन टाइमली रीपे किए हैं, तो बैंक को लगता है क्योंकि पास्ट में टाइमली रीपे करता आ रहा है तो इसलिए हमारा लोन भी टाइमली रीपे कर देगा। किसी का सिबिल अगर खराब है, मतलब पास्ट में कोई अगर उसने डिफॉल्ट वगैरह किए हैं लोन रीपेमेंट के वक्त, तो जो बैंक अब उसको नए लोन देंगे या तो रिजेक्ट ही मार देंगे या फिर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देंगे। कहने का मतलब यह है कि प्रैक्टिकली किसी भी तरह की सिचुएशन हो सकती है जहां पर पहले हो सकता है हमारा सिविल बहुत अच्छा था, पहले हम अच्छे से सब कुछ रीपेमेंट कर रहे थे, पर बीच में एक आध लोन ने डिफॉल्ट किया, अब हमें बैंक ज्यादा रेट पे दे रहा है। ठीक है, तो यही कॉर्पोरेट के केस में भी होता है। पुराने लोन अगर हमने टाइमली रीपे किए हैं तो नए लोन हमें अच्छे रेट पे मिल जाते हैं, लेकिन पुराने लोन में कहीं भी डिफॉल्ट किया तो शायद हमें बैंक नए लोन देते वक्त थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करे। तो हाँ, ये पॉसिबल है। अब मैं आपको यहां पे जो एक्सप्लेन करना है वो ये करना है कि हमारे पास दो तरह के डेट हैं और हमें ना एक एवरेज केडी कंप्यूट करना है। क्या कंप्यूट करना है? एवरेज केडी। तो सबसे पहले तो ये जो दो तरह के डेट है, हम इन दोनों की कॉस्ट निकालेंगे और पहले वाले को हम बोल देंगे कि हम KD1 कंप्यूट कर रहे हैं। KD1 के ब्रैकेट में हम लिख देते हैं 10% डेट। और आपको याद होगा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर हमें एक डिबेंचर की या एक पर्टिकुलर डेट के यूनिट की वैल्यू नहीं पता तो 100 रुपए एज्यूम करेंगे, तो नीचे भी 100 रुपए 100 से मल्टीप्लाई पे करोगे तो वो आपस में तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा शॉर्टकट क्या लग जाएगा? I मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी। यहां पर I कितना है? 10, और टैक्स रेट कितना है हमारा? 40%, मतलब ये हो जाएगा 0.4। तो 10 इंटू 0.6 मतलब ये हो जाना चाहिए 6%। फिर उसके बाद हम यहां पर KD2 निकाल लेंगे जो कि बेसिकली 15% डेट है, और क्योंकि यहां पर भी वैल्यूज नहीं गिवन तो I को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस टी से, और हमारा ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.4, और 15 को अगर आप 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे ख्याल से 9% आना चाहिए। हाँ जी, 9% आ रहा है। अब जो आपके पास दो तरह के डेट हैं, एक की कॉस्ट 6% है और दूसरे की कॉस्ट 9% है, हमें ना एवरेज केडी निकालना है। अभी तो हमारे पास दो केडी हैं, अब आप इनकी एवरेजिंग कैसे करेंगे? और तरीका वही बिल्कुल सेम है जैसे आप WACC कंप्यूट कर रहे थे, तो इन दो सोर्सेज की भी एवरेज कॉस्ट वैसे ही निकालेंगे।
कैसे निकालना है? अगर मैं सपोज प्रॉपर तरीके से निकालूं, जैसे कॉलम बनाते थे हम, पहले लिखा सोर्स, यहाँ पर दो सोर्स कौन से हैं, एक 10% डेट है और दूसरा सोर्स कौन सा है, दूसरा सोर्स 15% डेट है। उसके बाद अगर मैं इन दोनों के अमाउंट्स लिखूं, तो पहला डेट हमने 5 लाख रुपीज का ले रखा है और दूसरा डेट हमने 3 लाख रुपीज का ले रखा है। टोटल डेट हमारे पास कितने लाख रुपए का हो गया, 8 लाख रुपए का। उसके बाद आप इनके वेट्स निकाल दीजिए। 5 लाख अपॉन 8 लाख अगर आप ये कंप्यूट करते हैं तो 5/8 ये आता है 0.625। तो ये आना चाहिए 0.375। एक बार चेक करो, 3/8, हाँ जी आ रहा है, सम 1 हो गया, ठीक है। और अगर हम कॉस्ट देखें इन दोनों की, इसकी कॉस्ट 6% है, इसकी कॉस्ट 9% है। और ये जो आएगा इस बार हम WACC नहीं बोलेंगे, ये क्या आएगा, एवरेज KD आएगा। ये क्या आएगा, एवरेज KD आएगा। तो 6 को 0.625 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.75, और 9 को 0.375 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.375। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 7.125। एक बार चेक करना, फाइनल 7.125 ही है, हाँ जी यही है। इसको हम कहेंगे दिस इज नोन एज एवरेज KD, दिस इज नोन एज एवरेज KD। अगर मुझे किसी को ये बताना हो कि हमारा जो उधार है वो कितने % कॉस्ट पे हमने मार्केट से ले रखा है, तो अगर 1% बताना हो तो हम ये बोलेंगे 7.125% है। अदरवाइज दुनिया को ऐसे बोलो कि कुछ उधार हमने 6% कॉस्ट पे उठा रखा है, कुछ 9% पे उठा रखा है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर हमें एवरेज KD कंप्यूट करना हो तो एवरेज KD ऐसे कंप्यूट होगा। और आप चाहो तो इसके लिए ना शॉर्टकट भी लगा सकते हो। शॉर्टकट क्या लगा सकते हो भाई, अगर आपको लगे कि टेबल बनाने में बहुत टाइम खर्च होगा तो आप ये भी कर सकते हो। देखो ध्यान से, कॉस्ट ऑफ डेट 1 मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ डेट 1 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट 2 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ डेट 2, ये भी कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ डेट 1 6 है और वेट कैसे निकलता है, जिसका भी वेट निकालना हो उसका अमाउंट कितना है और टोटल अमाउंट कितना है, प्लस दूसरे वाले की कॉस्ट 9 है, दूसरे वाले का अमाउंट कितना है 3 लाख, और दूसरे वाले का टोटल अमाउंट कितना है 8 लाख। अभी भी आप देखोगे आना तो वही है ना, 5/8 क्या हो जाएगा 0.625, 3/8 क्या हो जाएगा 0.375। तो अगर आप इसको कंप्यूट करोगे इस वाले पोर्शन को 3.75 आएगा, इसको कंप्यूट करोगे 3.375 आएगा, और टोटल हमारा 7.125% आ जाएगा। मैंने कहा अभी हमें अगला जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वहां पर इसका यूज होगा। जो हम अभी आगे कॉन्सेप्ट करेंगे वहां पर इसका यूज होने वाला है। तो हमने कहा ठीक है पहले इस पर ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल को आपको नोट करना है तो कर लीजिए। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, या तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो वो भी ले सकते हैं, बाद में आप तसल्ली से भी नोट कर सकते हैं। देखिए हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो अब इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और आपके दिमाग में फिर से वो सवाल आ सकता है कि सर क्या इक्विटी के केस में पॉसिबल है कि दो इक्विटी की अलग अलग कॉस्ट हो? बिल्कुल पॉसिबल है। जब हमने पहले 50 करोड़ रुपए रेज किए थे, मतलब जब हमारा पहली बार IPO आया था, तो हमारे शेयर से जो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करता था वो 15% का एक्सपेक्टेशन रखता था। लेकिन जब हमने अपना IPO ले आए, बिजनेस हमारा चल पड़ा और अब हमें लग रहा है कि कंपनी और बहुत ग्रो कर सकती है, और यही बात शेयर होल्डर को भी लगती है। और फिर हमें लगता है लेकिन वो ग्रो करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अच्छा खासा पैसा चाहिए होगा, तो हमने कहा ठीक है FPO लेके आते हैं। लेकिन इस बार जब FPO आ रहा है तो हमारे शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है। अब 25% का रिटर्न वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो हो सकता है अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्सपेक्टेशन, बिल्कुल पॉसिबल है। अब हमें यहां पर भी क्या कंप्यूट करना है, एवरेज के ही कंप्यूट करना है। तो पहला तो वही तरीका है कि आप क्या करें, आप सोर्स लिख लीजिए। सोर्स में हम क्या कहते हैं, एक को इक्विटी 1 बोल देते हैं, एक को इक्विटी 2 बोल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट्स लिख लीजिए आप। अमाउंट्स इस बार करोड़ में दे रखे हैं तो हम भी करोड़ में ही लिख लेते हैं। कितना कितना, इसका 50 करोड़, इसका 150 करोड़, टोटल हमारा 200 करोड़ हो गया। फिर यहाँ पर आप वेट्स निकाल लीजिए।
और वेट हमारे हो गए 50/200, ये मेरे ख्याल से 0.25 होना चाहिए, तो ये 0.75 होगा, सम हमारा 1 हो जाता है। और कॉस्ट हमको यहाँ पर गिवन है 15 इसकी और 25 इसकी, और इस बार हम बोलेंगे कि ये हमारी एवरेज के ही आ गई। व्हाट इज एवरेज के ही? 15 इंटू 0.25, 15 इंटू 0.25, ये 3.75 हो गया, और 25 इंटू 0.75, ये 18.75 हो गया। 18.75 प्लस 3.75, 22.5% की हमारी एवरेज के ही है। अगर किसी को मुझे ये बताना हो कि हमारे शेयर होल्डर ऑन एन एवरेज कितना एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 22.5%। एवरेज के ही 22.5%। और मैं उसी तरीके से शॉर्टकट से भी आपको बता देता हूँ। शॉर्टकट के लिए अब आप क्या करोगे? एवरेज के ही कंप्यूट करने के लिए हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1 मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी 2 मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी 2। तो 15% पहले की कॉस्ट है, और वेट कैसे निकालते हैं? 50 पहले वाले इक्विटी है, टोटल पैसा 200 रुपये लगा हुआ है, 200 करोड़, प्लस इसका 25 मल्टीप्लाइड बाय 150 अपॉन 200 करोड़। ठीक है, अब अगर आप करोगे तो ये 3.75 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 18.75 आएगा, और पूरा टोटल कर दोगे तो ये 22.5% आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक एग्जांपल ना मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो मैं अभी बातें बोलूंगा उसको समझाने के लिए थोड़े जरूरी थे, तो मैंने डिस्कस कर लिए। अब आपको इसकी नोटिंग करनी है तो कर लीजिए प्लीज। चलिए आइए अपने अगले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो, मार्जिनल वर्ड का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो हमें दिखेगा कि उसका मतलब होता है एडिशनल। इसका मतलब ये कि हमें यहां पर एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूट करना है। अब मैं आसान से शब्दों में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या है इसका मतलब। देखिए, एक कंपनी है, मान लो, जिसने पहले कभी कई सारे सोर्सेज से 100 करोड़ रुपए रेज किए थे, इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस सबसे मिला के 100 करोड़ रुपए रेज किए थे। ये जो 100 करोड़ रुपए हैं, ये हम बोलेंगे कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है। अब कंपनी को मान लो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और पैसा चाहिए। अगर एक मान लो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको स्टील का प्लांट डालना है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको सीमेंट का प्लांट लगाना है, ऐसे ही कोई होटल कंपनी है तो उसको नया होटल खोलना है। मान लो कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अब कंपनी को 20 करोड़ रुपए की और जरूरत है। ये जो 20 करोड़ रुपए की और जरूरत है, ये भी ऑफ कोर्स किसी ना किसी सोर्स से तो आएगा। इक्विटी से आ सकता है, डेट से आ सकता है, कॉम्बिनेशन से आ सकता है। तो जब मैं इस 20 करोड़ रुपए की जो अब हम एडिशनल रेज करेंगे, इस 20 करोड़ रुपए की जब मैं WACC निकाल देता हूं, तो इसको ही बोल देते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब क्या है कि जो हम अब एडिशनल फंड्स रेज करने वाले हैं, सिर्फ उन एडिशनल फंड्स का कॉस्ट कंप्यूट कर देते हैं तो हम बोलेंगे वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। और अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं एक सेंटेंस में, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज WACC ऑफ एडिशनल फंड्स। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी डिफाइंड एज WACC ऑफ एडिशनल फंड्स। सिर्फ एडिशनल फंड्स की अगर हम WACC निकाल देंगे तो उसको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल देंगे। हालांकि हमारे इंस्टीट्यूट में जिस तरह से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ना इसको दो तरीके से इंटरप्रेट करता है। तो मैं वो दोनों तरीके आपको बताऊंगा, और आपको एग्जाम में क्या करके आना है मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लिटरल मीनिंग होता है, हम उससे रिलेटेड एक MCQ देख लेते हैं। इसको रीड करना है तो एक बार देख लो। इट कैन बी डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आप ना इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर भी दे रखा है, ये वाला, ये हमारे पहले के पैसे जो हमने रेज कर रखे हैं ये वो है। ठीक है, फिर हमको नया, जो हमें नया पैसा चाहिए, जो एडिशनल डिमांड है पैसे की, वो भी बता रखी है। ध्यान रखना, ये एग्जिस्टिंग है और ये एडिशनल है, मतलब न्यू पैसा है। जब हम इस न्यू पैसे को ही सिर्फ कंसिडर करें और इसका WACC निकाल दें, तो उसी को बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब जब हमसे कहे क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो,
तो मैंने कहा इसके दो इंटरप्रिटेशन है। पहला इंटरप्रिटेशन ये है कि आप ना एग्जिस्टिंग फंड्स को तो इग्नोर ही कर दो, ये पहला इंटरप्रिटेशन है। दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या है, हमारा इंस्टीट्यूट वो भी बोलता है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। फिलहाल पहला इंटरप्रिटेशन ये बोलता है कि एग्जिस्टिंग पैसे को इग्नोर कर दो अगर क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए बोलता है तब, और सिर्फ क्या करो, एडिशनल पैसे का WACC निकाल दो। तो फिर करना क्या है, सिंपल है, आपके पास सारे अमाउंट्स गिवन है, सबकी कॉस्ट गिवन है, तो अमाउंट्स गिवन है, आप वेट निकालिए, वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करिए, निकल आएगा। नहीं तो आइए जरा इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले वही सोर्स, सोर्स के बाद हम क्या करेंगे, अमाउंट्स, अमाउंट्स के बाद वेट, वेट के बाद कॉस्ट, और अब जो आएगा उसको WACC नहीं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलेंगे। है वो भी WACC, लेकिन किस चीज की है, एडिशनल फंड्स की है। सोर्स हमें कौन कौन से दे रखे हैं, पहला सोर्स दे रखा है इक्विटी, दूसरा सोर्स दे रखा है रिटेन्ड अर्निंग्स, तीसरा सोर्स है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और चौथा है डेट, है ना। और सबकी कॉस्ट भी दे रखी है। पहले अमाउंट लिख लो, ये हो गया 2000, ये हो जाता है 500, ये हो जाता है 1000, ये हो जाता है 1500, इसको टोटल कर देते हैं भाई, 2000 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 1500, ये 5000 आ रहा है। ठीक है, वेट्स निकालना तो आप जानते ही हैं, कैसे निकालोगे, 2000 डिवाइड बाय 5, 500 अपॉन 5000, 1000 अपॉन 5000, 1500 अपॉन 5000, तो 2000 अपॉन 5000 कितना होता है, ये वेट आ गया 0.4, 500 अपॉन 5000 कितना होता है, ये आ गया 0.1, 1000 अपॉन 5000 कितना होगा, ये आ जाता है 0.2, ये सारा मिला के 0.7 हो गया, लास्ट वाला 0.3 आएगा ऑफकोर्स, लेकिन फिर भी 1500 अपॉन 5000 करना हो तो 0.3, सम कितना हो गया 1। और अब आप चेक कर लो सबकी कॉस्ट क्या क्या दे रखी है हमको, 18 18 12 16, 18 18 12 और 16, 18 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 7.2, ये आ जाएगा 1.8, ये आ गया 2.4, ये आ जाता है 4.8। अब जरा इसका टोटल कर लो आप, 16.2%। देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, शॉर्ट में इसको हम MCC भी बोल सकते हैं, इज 16.2%। चेक करिए 16.2% ऑप्शंस में है, जी हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो ये भी WACC है, बस ये एडिशनल फंड्स की WACC है, ये ध्यान रखना है। लिखना चाहो तो लिख भी लो इसके आसपास कहीं पर, WACC ऑफ एडिशनल फंड्स। देखिए ये एक एग्जाम्पल ऐसा है जिसके बाद ना हमारे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इस एग्जाम्पल की मदद से जो हमारा कॉन्सेप्ट है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वो कंप्लीट करेंगे, और फिर ना दिसंबर 2022 में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर एक MCQ आया था, वो हम डिस्कस करेंगे, और फिर अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। अब ध्यान से प्लीज सुनेगा, और हो सके तो पॉज करके ना पहले इस एग्जाम्पल को नोट कर दो, क्योंकि हमें ये एग्जाम्पल बार बार रेफर करना पड़ेगा। तो आपकी नोटबुक्स में लिखा हुआ होगा, तो आप बार बार एग्जाम्पल को रेफर कर पाएंगे। अब बिल्कुल कॉमन सेंस लगाते हैं। सबसे पहले इसने हमसे डिमांड करी है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। हमने अभी जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब समझा है, जो अभी तक मतलब समझा है, वो ये है कि सिर्फ एडिशनल फंड्स की ही हमें WACC निकाल दें तो वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है। अच्छा, हमें साफ साफ दिख रहा है कि 40 करोड़ हमने रेज किया है, मतलब अगर हम एडिशनल पैसे देखें तो 80 करोड़ रुपए है, तो 0.5 वेट हो जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे, ये अगर मैं टेबल आपके सामने रखूं
तो हमने सोर्स का कॉलम बना लिया, इक्विटी डेट 40 रेज किया है, टोटल हमारा कितना पैसा रेज आया हुआ है 80 करोड़, 40/80 0.5, और ऐसे ही ये भी 0.5, सम कितना हो जाएगा 1, और हमारी जो कॉस्ट गिवन है वो कितनी है 25 और 15, 25% ये 15% ये, और हमारा जो लास्ट कॉलम बन जाएगा वो बन जाएगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। कितना हो गया 12.5, 25 इंटू 0.5, 7.5, और मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए 20%। तो हमारा WACC ऑफ एडिशनल फंड्स, जिसको हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल देते हैं, वो कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं वैसे ही आपके लिए बोल देता हूं, अगर सपोज हम यहां पर शॉर्टकट भी लगाते तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए शॉर्टकट क्या लगाते, वेट ऑफ इक्विटी कितना है 0.5, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 25, तो 0.5 इंटू 25, टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी, प्लस 0.5 इंटू 15, 12.5 प्लस 7.5, टोटल 20% हो जाता। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्लियर है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, कह रहा है WACC निकालो एग्जिस्टिंग कैपिटल की। एग्जिस्टिंग कैपिटल का WACC निकालने के लिए कह रहा है, इसका मतलब हमें इस बार कंसिडर करने हैं कौन से वाले फंड्स, ये वाले फंड्स। इस बार मार्जिनल फंड्स हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्वेश्चन ने खुद ही बोला है WACC निकालो एग्जिस्टिंग कैपिटल की। तो यहां पर भी देखोगे तो वेट्स हाफ हाफ ही है, नहीं यहां पर भी वेट्स हाफ हाफ है, तो आइए जरा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बिना टेबल बनाए कर लें क्या? हाँ सर बिल्कुल करो। सेकंड पार्ट, WACC निकालना है एग्जिस्टिंग कैपिटल का। तो हमने का तरीका क्या है, शॉर्टकट अगर निकालना हो, वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट। आप देख पा रहे हैं यहां पर आधे आधे पैसे लगाए हमने, है ना, कितने कितने हैं 10-10, वेट 0.5 हो जाएगा, और 20 और 12 की कॉस्ट है, तो 0.5 इंटू 20 प्लस 0.5 इंटू 12, तो ये हो गया 10 प्लस 6, 16% हो गया। इसमें कोई तकलीफ? अभी तक बिल्कुल सिंपल चल रहा है। हमने पहले क्या किया है, पहले हमने कहा कि भाई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताना है, तो हमने एडिशनल फंड्स का कॉस्ट निकाला, एडिशनल फंड्स का कॉस्ट हमारा आया कितना 20% का, ये हमने 20% निकाल दिया। फिर हमने एग्जिस्टिंग फंड्स का निकाला कितना 16%, और आपको ये बात मैंने बताई भी थी कि अगर वेट्स सेम होते हैं तो सिंपल एवरेज भी हमें सेम रिजल्ट देता है। तो अगर मैं 20 प्लस 12/2 कर दूंगा तो 32/12 16 आएगा, 25 प्लस 15 40/2 करूंगा 20 ही आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि शॉर्टकट से भी हो सकता था, पर नहीं, हमने कहा भाई यूनिफॉर्म तरीका रखेंगे, और वो क्या है वेट्स ही लेंगे, भले ही यहां पर सिंपल एवरेज से भी काम चल जाएगा क्योंकि दोनों के वेट सेम सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड पार्ट में कहता है एवरेज के ही निकाल दो। अब ध्यान रखें, कुछ इक्विटी हमारा 20% पे रेज्ड है, कुछ इक्विटी हमारा 25% पे रेज्ड है, एवरेज के ही निकालना है। तो थर्ड पार्ट के लिए हम पहले ये बोल देते हैं कि KE1 और KE2 कितना कितना है। KE1 कितना है हमारा 20 और 25, KE2 25। तो हमें वेट भी चाहिए होगा, वेट ऑफ इक्विटी 1, वेट ऑफ इक्विटी 2, दोनों मिला के पैसा जो लगा है इक्विटी इक्विटी का 10 प्लस 40, टोटल 50 करोड़ लगा है इक्विटी का। तो इक्विटी 1 का वेट कितना हुआ, इक्विटी 1 का वेट हुआ 10/50, और इक्विटी 2 का वेट हुआ 40/50। मेरे ख्याल से ये 0.2 आ जाएगा, ये 0.8 आ जाएगा। अब आप एवरेज के ही कंप्यूट कर लो। एवरेज के ही कितना हमारा, पहले वाले का वेट है 0.2 और कॉस्ट है 20, दूसरे वाले का वेट है 0.8 और कॉस्ट है 25, ये हो गया 4, और 25 इंटू 0.8 ये हो गया 20। तो हमारा एवरेज के ही निकल आएगा 24% का। हमारा एवरेज के ही कितना निकल आया 24%।
ठीक ऐसे ही उसने हमसे एवरेज केडी मांगा है। तो एवरेज केडी में भी आप देखो अमाउंट्स हमारे वही 10 करोड़ और 40 करोड़ हैं, और कॉस्ट कितनी है 12 और 15। आइए जरा लिख लेते हैं इसको भी। फोर्थ पार्ट, KD1 और KD2 12%, 15%। वेट ऑफ डेट 1 20 नहीं 10/50। वही इक्विटी वाले वेट ही हो गए ना, क्योंकि सेम अमाउंट्स है। वेट ऑफ डेट 2 40/50 0.8। मैंने तभी कहा था क्वेश्चन लिख लो, बार बार रेफर करना पड़ सकता है एक बार ना। तो एवरेज केडी कितना हो गया, पहले वाले का वेट 0.2 है, कॉस्ट 12 है। दूसरे वाले का 0.8 है वेट, और कॉस्ट 15 है। तो ये हो गया 2.4% प्लस 15 इंटू 0.8, 12%, 14.4%। अभी तक जो किया है ना, इसको एब्जॉर्ब करो प्लीज। पहले एक बार गो थ्रू करो जो आपने अपने रजिस्टर्स में नोटिंग करी है, और थोड़ी भी तकलीफ है, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी थोड़ा क्लैरिटी अभी मिसिंग है, तो एक बार फास्ट स्पीड पर इस एग्जाम्पल को जहां से शुरू किया है वापस से देख लो, ठीक है। और एक बार पहले जितना भी बताया है उसको एब्जॉर्ब करो, ताकि मैं फिर अगले पार्ट की तरफ बढ़ूं। आई होप कि आपने अभी तक मैंने जितने ये 4 पार्ट्स करवाए हैं आपने अच्छे से देख लिए हैं। अब ध्यान से प्लीज सुनेगा। देखिए, ये जो हमने एवरेज केडी निकाला है, अगर आप सिर्फ इसी को ऑब्जर्व करें तो डेट का टोटल अमाउंट कितना था सर? डेट का टोटल अमाउंट था 50 CR, है ना। डेट का टोटल अमाउंट 50 CR है ना। एग्जिस्टिंग हमारा कितना था? एग्जिस्टिंग हमारा था 10 और नया कितना था? 40। और हमने इस 50 CR की, मतलब टोटल 50 CR की अगर हम कहें कि व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, तो हमने एक एवरेज केडी निकाल दी। एवरेज केडी कितनी निकाल दी? 14.4। अब ध्यान रखें, कुछ 12% भी है, कुछ 15% भी है, लेकिन हमने एवरेज निकाल दिया। एवरेज कितना आया? 14.4। 15 के नजदीक क्यों आया? क्योंकि 15% वाला पैसा ज्यादा लगाया। 80% पैसा कौन सा लगाया? 15% वाला लगाया, तभी 15 के नजदीक ही आई है हमारी एवरेज। पर ये ध्यान रखें 14.4 जो है वो पूरे के पूरे 50 करोड़ की एवरेज कॉस्ट है। ठीक ऐसे ही इक्विटी की बात देखें। इक्विटी का भी जो हमारा टोटल अमाउंट है वो 50 करोड़ ही है, और यहां पर जो हमारी एवरेज केई निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है? 24% निकल के आई है। कुछ केई 20 वाली भी है, कुछ केई 25 वाली भी है। तो 25 के नजदीक आंसर क्यों आया है? क्योंकि हमारा 80% पैसा 25 वाला लगा हुआ है, इसलिए एवरेज केई हमारा कितना आया है? 24 आया है। तो ये दोनों पार्ट समझ में आते हैं कि जो हमारी एवरेज केडी है, एवरेज केई आई है, वो टोटल पैसे की है, पुराने वाले भी और नए वाले भी। अब जरा देखिए, पांचवा पार्ट कराने से पहले जरा फर्स्ट 4 पार्ट्स को वापस से अगर हम रिकैप उसका देखें तो क्या है। फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे बोला मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए, तो हमने एडिशनल फंड्स की WACC निकाल दी। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फिलहाल जो मतलब आप समझे हैं वो क्या है? एडिशनल फंड्स का WACC निकालना। फिर उसने खुद ही बोला एग्जिस्टिंग कैपिटल का WACC निकाल दो, हमने एग्जिस्टिंग कैपिटल का भी WACC निकाल दिया। फिर उसने हमें बोला कि आप एवरेज क्या निकालिए? एवरेज केई निकालिए और एवरेज केडी निकालिए। जब एवरेज केडी और एवरेज केई निकालने के लिए बोला उसने हमको, तो हमने फिर ये वाला डेटा लिया एवरेज केई निकालने के लिए, ये वाला डेटा लिया एवरेज केडी निकालने के लिए। आई होप कि अभी तक आपको समझ में आया होगा। अब ना ये हमसे मांग रहा है WACC और कह रहा है ओवरऑल, कह रहा अब ये डिफरेंशिएट मत करो कि पुराना पैसा कौन सा, नया पैसा कौन सा। हमारे सारे पैसे का एक ओवरऑल WACC निकाल के बताओ, पुराना नया सब सब इंक्लूड करके एक एवरेज कॉस्ट बताओ कि हमारी कितनी पड़ती है। तो आप जरा आप देखें ध्यान से, हमारे पास 4 तरह के पैसे हुए, इक्विटी 1 और इक्विटी 2। इक्विटी 1 की कॉस्ट 20 है, इक्विटी 2 की कॉस्ट 25 है। डेट 1 जिसकी कॉस्ट 12 है, डेट 2 जिसकी कॉस्ट हमारी 15 है। तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे जनरली जब हम WACC निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? 4 सोर्स लिख देते हैं, इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस और रिटेन्ड अर्निंग। इस बार हमारे भी 4 सोर्स हैं, लेकिन इक्विटी 1, इक्विटी 2, डेट 1, डेट 2, क्या दिक्कत है? तो कुछ ऐसा टेबल बनेगा, आप चेक करें, कंप्यूटेशन ऑफ WACC। इस बार हम ओवरऑल WACC कंप्यूट कर रहे हैं, पुराने और नए पैसे में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, इस बार कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हम। तो हमारा इक्विटी 1 है 10 करोड़ रुपए, इक्विटी 2 है 40 करोड़ रुपए, डेट 1 10, डेट 2 40, और उसकी कॉस्ट मैंने यहां लिख दी। टोटल हमारा कितने रुपए रेज हो रखा है? 100 करोड़ रुपए। आप चेक कर लीजिए टोटल कितना है? 100 करोड़।
20 ये रहा, 80 और रेज किया है, तो कितना हो गया 20 और 80, 100 करोड़ रुपए। और अब आप इनके वेट्स निकाल दो। वेट्स निकालते वक्त क्या करोगे, 10/100 सिंपली आएंगे 0.1, 0.4, 0.1, 0.4, और यहां पर हम कह देंगे ये हमारी WACC आ जाएगी। 20 इंटू 0.1 2%, 25 इंटू 0.4 10%, 12 इंटू 0.1 1.2, 15 इंटू 0.4 6%, 12 और 6 18 19.2% आ रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज ओवरऑल WACC, एग्जिस्टिंग नहीं, नया नहीं, ओवरऑल WACC। अब ये ओवरऑल WACC निकालने का ना एक तरीका और भी हो सकता था। अब जरा ध्यान से प्लीज पेन छोड़ के समझेगा। पहले आप मुझे पहले ये बताइए कि पुराना इक्विटी हो या नया इक्विटी हो, उन दोनों का कंबाइंड वेट कितना है, 0.5। भाई 100 में से इक्विटी वालों के 50 लगे ना, कंबाइंड वेट कितना है, 0.5। ऐसे ही डेट वालों का भी कंबाइंड वेट कितना है, 0.5। भाई दोनों मिला के ये भी कितने लगे हैं, पुराने नए 50। तो हम एक काम ये भी कर सकते थे, इंस्टेड 2 बार इक्विटी लिखने के हम इक्विटी को एक बार भी लिख सकते थे, डेट को एक बार भी लिख सकते थे। इक्विटी का अमाउंट कितना है 50, इसका भी 50, वेट लिखते तो कितना 0.5 0.5। अब ध्यान रखें लेकिन कॉस्ट भी एक ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अब दोनों का कंबाइन कर दिया, पुराना और नया इक्विटी। तो एवरेज केडी निकाल तो रखी है, एवरेज केई 50 करोड़ कितनी है, एवरेज केई है 24, और एवरेज केडी कितनी है 14.4, निकाली तो है। तो अगर मैं यहां पर 24 लिख दूं और यहां पर 14.4 लिख दूं तो हमारा 12, और ये हो जाएगा शायद 7.2। आप देख लो 19.2% आ रहा है। मतलब आप चाहते तो इसी को इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे। सोर्स ये हमारे अमाउंट्स हो गए, टोटल अमाउंट कितना है 100, ये हमारे वेट्स हो गए, वेट सम का कितना 1, और ये हमारी कॉस्ट हो गई, और ये हमारी WACC हो गई। आप देख लो ये भी दो तरीका था। एक तरीका है कि अगर 2 तरह की इक्विटी है तो टेबल में दोनों इक्विटी लिख दो, दोनों की अलग अलग कॉस्ट, दोनों का अलग अलग अमाउंट मेंशन कर दो। 2 तरह के डेट हैं, दोनों अमाउंट मेंशन कर दो। या फिर जो 2 तरह की इक्विटी है उसको पहले एक कर लो, एवरेज केई निकाल लो, एवरेज केडी निकाल लो, और फिर एवरेज केडी और एवरेज केई का आप WACC निकाल लो, जैसे आपने यहां देखा है। ये तो थोड़ी सी माइन्यूट बातें हैं, ऑफ कोर्स जब हम जैसे मैंने कहा ना रेगुलर बैच में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाती है, पर अभी भी मैंने शायद इतना टाइम दे दिया है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। इसको नोट करना है तो नोट कर लो आप। चलिए अब जो मैं बातें बोलूंगा ना बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अब हम अपने कुछ फाइनल कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं। मुझे पहले ये बताओ कि ये 19.2% क्या है। सर ये हमारे सारे पैसों की कॉस्ट है, चाहे पुराना हो या नया हो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन था, इस पूरे पैसे की कॉस्ट, इस पूरे पैसे की कॉस्ट है 19.2%। ये हमारे पूरे पैसे की कॉस्ट है 19.2%। ठीक है, पुराना पैसा भी और एडिशनल पैसा भी। अच्छा अब आप ये बताइए, अगर मान लो हमने ये एडिशनल पैसा रेज नहीं किया होता, मैं सिर्फ आपसे अपने एग्जिस्टिंग पैसे की बात करूं, बस ये वाले पैसे की बात करूं जो हमारा एग्जिस्टिंग पैसा है, इसका हमने कॉस्ट कितना कंप्यूट किया था। सर WACC ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल हमने सेकंड पार्ट में निकाला था, और ये आया था हमारा 16% आया था, ये हमारा 16% था। ये जो एग्जिस्टिंग पैसा था इसकी कॉस्ट हमने कंप्यूट की थी, और वो कितनी कंप्यूट की थी 16%। अब ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनना, हमारा इंस्टीट्यूट दूसरी इंटरप्रिटेशन क्या देता है। देखो पहली इंटरप्रिटेशन मैंने कहा अगर क्वेश्चन कहे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, तो एक इंटरप्रिटेशन ये है कि एडिशनल फंड्स लो और उसकी एवरेज कॉस्ट निकाल दो, जो हमने पार्ट 1 में किया भी, कितना 20% आया था। हमारे इंस्टीट्यूट के हिसाब से एक दूसरी इंटरप्रिटेशन भी है। दूसरी इंटरप्रिटेशन क्या है, ये एडिशनल पैसा रेज करने से पहले, ये एडिशनल पैसा रेज करने से पहले हमारे पास सिर्फ यही वाला पैसा था, बस यही पैसा था, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 16%। लेकिन जैसे ही हमने ये एडिशनल पैसा रेज किया तो हमारी कॉस्ट बढ़ के हो गई 19.2%।
ये 19.2% क्या है? हमारे सारे पैसे की कॉस्ट, पुराने वाला भी और नया वाला भी। फिर से मेरी बात पे वापस से फोकस करें। मैं कह रहा हूं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग पैसा है, मतलब एडिशनल पैसा रेज करने से पहले जो हमारे पास 20 करोड़ रुपए थे, उसकी कॉस्ट कितने परसेंट है? 16%। फिर हमने 80 करोड़ रुपए और रेज कर डाले, ये वाले पैसे और रेज कर डाले, और हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो बढ़ के हो गई 19.2%। 16 से कितनी बढ़ी? 19.2 तक पहुंचने में कितने का इंक्रीज आया हमारी कॉस्ट में? हमारी कॉस्ट में इंक्रीज आया 3.2% का। हमारे इंस्टीट्यूट का एक इंटरप्रिटेशन ये भी है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो एक और इंटरप्रिटेशन से भी देता है कि 3.2%। नाउ व्हाट इज 3.2%? पैसा रेज करने से पहले जो हमारी WACC थी और पैसा रेज करने के बाद जो हमारी ओवरऑल WACC हो गई है, इन दोनों के चेंज को हमारा इंस्टीट्यूट, इन दोनों के चेंज को भी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलता है। अब हमें एग्जाम में क्या करके आना है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मैं अभी आपको एक एग्जाम MCQ करवाऊंगा, आपको बिल्कुल प्यार से समझ में आ जाएगा कि हमें एग्जाम में क्या करके आना है। क्योंकि एक में वो कह रहा है कि सिर्फ एडिशनल पैसे का आप एवरेज कॉस्ट निकाल दीजिए, जो कि हमने कितना निकाला था अभी? 24% निकाला था फर्स्ट पार्ट में। कितना था? 24 नहीं, 20% निकाला था हमारे फर्स्ट पार्ट में, 20%। और एक अगर देखोगे तो वो 3.2 मतलब वो सिर्फ चेंज की बात कर रहा है कि पैसा रेज करने से पहले हमारी एवरेज कॉस्ट क्या थी, पैसा रेज करने के बाद हमारी एवरेज कॉस्ट क्या है। पैसा रेज करने से पहले हमारी एवरेज कॉस्ट 16% थी और पैसा रेज करने के बाद हमारी एवरेज कॉस्ट 19.2% है। ये एक और इंटरप्रिटेशन है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूट करने का। अब ये हमारे इंस्टीट्यूट का है, CA इंस्टीट्यूट, हो सकता है ऐसी बातें ना बोलता हो तो, लेकिन हमें तो भाई ICSI के हिसाब से तैयारी करनी है। हमारे एग्जाम में तो ICSI के हिसाब से आएगा। अब हम एग्जाम में क्या करके आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अब आपके लिए मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लिख देता हूं और ऐसा लिख देते हैं, कंप्यूट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन अबव एग्जाम्पल। जो ऊपर हमने भी एग्जाम्पल लिखा तो हम ऐसे लिख देते हैं, ऑल्टरनेटिव 1, ये क्या है? WACC ऑफ एडिशनल फंड्स। WACC ऑफ एडिशनल फंड्स कितना आया था? 20%। ऑल्टरनेटिव 2, ओवरऑल WACC माइनस WACC ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल। जब हम बोलते हैं ओवरऑल WACC, इसका मतलब हमें एग्जिस्टिंग प्लस एडिशनल दोनों फंड्स की कंबाइन करके निकालनी है। तो हमारी ओवरऑल WACC कितनी आई थी हमारे इस क्वेश्चन में? 19.2%। और एग्जिस्टिंग हमारी कितनी थी? एग्जिस्टिंग हमारी थी 16% थी ना। एग्जिस्टिंग हमारी ये रही, 16% थी। तो आंसर कितना हो गया? 3.2%। ये दो ऑल्टरनेटिव्स हमारे एग्जाम में दे रखे हैं। 4 ऑप्शन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा इंस्टीट्यूट हमें कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे। कैसे? आप जरा सोचिए। अगर तो पहला तरीका कि सिर्फ एडिशनल फंड्स की WACC निकाल दो, ये हमसे एक्सपेक्टेड है, तो आप जरा सोचिए हमारे एडिशनल सोर्सेज की कॉस्ट कितनी कितनी है। हमारे एडिशनल सोर्सेज की जो कॉस्ट है, अगर आप चेक करेंगे, एडिशनल सोर्सेज की कॉस्ट हमारी है 25-15। तो आंसर 25-15 के आसपास ही कहीं आएगा ना, 25-15 के बीच में ही कहीं पे फॉल करेगा। लेकिन अगर वो हमसे एडिशनल एक्सपेक्ट कर रहा है, एडिशनल कॉस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, वो तो 2-2.5% ही होगी। 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5% होगी। मतलब वो जो 25-15 दे रखा है उससे तो बहुत ही कम होगी, क्योंकि सिर्फ एडिशन की बात कर रहा है। कोई बहुत ज्यादा फर्क थोड़ी आ जाएगा भाई। हमारा पैसा रेज करने से पहले जो कॉस्ट है, पैसा रेज करने के बाद जो कॉस्ट आएगी, उसमें 2-3-4% का ही तो फर्क होगा। और ये भी बहुत ज्यादा मैंने ले लिया इस एग्जाम्पल में। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे, या अभी जब हमारा एग्जाम का MCQ देखेंगे तो 0.2, 0.5, 0.7 ऐसे कुछ आएगा, बस, बहुत ज्यादा नहीं आएगा।
तो आपको आंसर देख के समझ में आ जाएगा कि वो हमसे कौन सा वाला आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है। पहले आप समझे कि दो तरीके के आंसर कौन से हैं। पहला आंसर ये है कि सिर्फ एडिशनल फंड्स की कॉस्ट निकाल दीजिए, बस ये एक आंसर है, ये एक इंटरप्रिटेशन है। दूसरा इंटरप्रिटेशन जो हमारा इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर सकता है वो ये कि पहले पैसा रेज करने से पहले जो हमारा स्ट्रक्चर था उसकी कॉस्ट निकालो, पैसा रेज करने के बाद जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट कैपिटल निकलती है वो निकालो, और दोनों के डिफरेंस को बोलो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये दूसरा इंटरप्रिटेशन है। पहला इंटरप्रिटेशन में हमने अगर सिर्फ एडिशनल फंड्स लिए तो हमने कहा उसकी कॉस्ट हमारी कितनी आ रही थी, 20% आ रही थी। और दूसरा तरीका क्या है कि पूरे पैसे की जो हमने बिल्कुल लास्ट पार्ट में निकाला 19.2% कॉस्ट आई, और एग्जिस्टिंग पैसे की 16% कॉस्ट। व्हाट इज द चेंज? 3.2%। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये एक सेकेंड इंटरप्रिटेशन है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हमारे इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंगली भैया दो ये इंटरप्रिटेशन है। आपके घर में भैया दीदी हो सकता है सीए वगैरह कर रहे हो और वो इस 3.2% आंसर को नकार दें, और हो सकता है आपको बोले कि ये कैसे सॉल्व कर रहे हो। भाई आपको फिर अपने भैया दीदी को क्या जवाब देना है कि माइंड योर ओन बिजनेस। वो हो सकता है हमारे और आपके बीच में आग लगाने का काम करे, क्योंकि वो सीए कर रहे हैं, तो सीए में शायद ये कैलकुलेशंस ऐसी ना हो रही हो, वहां पर शायद ये 3.2% की बात हो ही ना रही हो, वहां पर सिर्फ एडिशनल पैसों की कॉस्ट निकालने को ही मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हो। लेकिन हम यहाँ पर तैयारी सीए की नहीं सीएस की कर रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा यहाँ पर सीएस है, तो हमें तो सीएस के हिसाब से ही करना है। तो घर में भैया दीदी अगर आपके कोई सीए कर रहे हो और वो आपसे बोले कि ये तो तुम सब गलत सलत कर रहे हो, कह रहे हो प्लीज अपना काम पे काम रखो, अपने ध्यान जो आप पढ़ रहे हो, आपकी पढ़ाई आपको मुबारक, हमारे हिसाब से यही ठीक है। बोल देना कि हमारे टीचर भी जो है 2010 से पढ़ा रहे हैं, 13 साल का एक्सपीरियंस उनको भी होने वाला है, मतलब 13 साल इस साल हो जाएंगे मुझे पढ़ाते हुए, और क्वालिफिकेशन भी कह देना ज्यादा ही है आपसे, सीए में तीनों का रखा है, तो फिर वो वहां पर चुप हो जाएंगे। तो आपको ये बात पे ध्यान रखना है कि मैं जो यहाँ करवा रहा हूँ वो हमारे सीएस इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के हिसाब से है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइनली अब बोल रहा हूं दो तरीके से निकाला जा सकता है। एडिशनल पैसे का WACC निकाल दो, या फिर नया पैसा रेज करने से पहले जो WACC थी, नया पैसा रेज करने के बाद जो WACC हो गई, इन दोनों के चेंज को हम बोल देते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये एक और इंटरप्रिटेशन है। एग्जाम में हमें क्या फॉलो करनी है देखते ही समझ में आ जाएगा। अगर एडिशनल पैसे की जो कॉस्ट है उसी के नजदीक में हमारा आंसर है, इसका मतलब वो सिर्फ एडिशनल पैसे का WACC मांग रहा है। लेकिन चेंज अगर मांग रहा है, अगर चेंज की बात हो रही है, तो वो बहुत ही कम होगा, वो 1, 2, 2.5 ऐसे कुछ होगा परसेंटेज में, बहुत कम परसेंट होगा, शायद 1% से भी कम ही हो। ठीक है, आओ जरा वो एग्जाम MCQ देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, इसको नोट करना है नोट कर लीजिए, और आप ऐसा भी कर लो, लिख भी लो। ये हमारे ICSI के स्टडी मटेरियल के हिसाब से कैलकुलेशंस हैं। फिगर्स मैंने हो सकता है अलग ली हो, लेकिन कैलकुलेशंस ऐसी ही है। ये रहा वो दिसंबर 2022 का क्वेश्चन। एक कंपनी हैज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 50 lakhs विद स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ 13%, मतलब 50 लाख रुपए की इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट कितनी है? 13%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की 30 लाख रुपए की है हमारी बैलेंस शीट में, उसकी कॉस्ट 11% है। बैंक लोन 20 लाख रुपए का है जिसकी कॉस्ट 8% है। और ये हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है, मतलब जो ये सारा डेटा दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है? एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर का दिया हुआ है। अब आए बात आती है एडिशनल पैसे की। कह रहा कंपनी इज प्लानिंग टू रेज एडिशनल, ये ग्रीन कलर से जो हम देख रहे हैं वो क्या है? एडिशनल पैसा। कह रहा एडिशनल पैसा रेज करना चाहते हैं थ्रू इक्विटी, उसकी कॉस्ट 12% की होने वाली है। और कह रहा बताइए इफ ये अमाउंट अगर हम रेज कर लेते तो हमारी अप्रोक्सीमेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी। अब जरा बताइए जो पहला तरीका है, अगर पहला तरीके की फॉलो करें तो पहला तरीका क्या बोलता है? सिर्फ एडिशनल पैसे की ही कॉस्ट निकाल दो। एडिशनल पैसा तो हम सिर्फ एक ही सोर्स से रेज कर रहे हैं, पूरा का पूरा 50 लाख रुपए इक्विटी से, और कॉस्ट 12% है। मतलब जो पहला ऑल्टरनेटिव है अगर हम उसकी मदद से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाले तो 12% इज द आंसर, खत्म। लेकिन 12% यहां पर ऑप्शंस में है ही नहीं। ऑफ कोर्स इतना आसान तो वो देगा भी नहीं, और अगर 12% यहां पर होता तो हम वो भी आंसर टिक करके आते, एग्जामिनर को वो भी ठीक करना पड़ता, पर यहां है ही नहीं। आप देखो कितना कम कम आंसर है, 0.23, 0.19, 0.32, 1.1। इसका मतलब ये पक्का पक्का चेंज की बात कर रहा है। अब चेंज की बात अगर कर रहा है तो बड़े आराम से बात करेंगे। सबसे पहले एडिशनल पैसे को भूल जाओ, पहले आप अपना WACC निकालो एग्जिस्टिंग। हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होगा? WACC एग्जिस्टिंग निकालेंगे।
फिर हम निकालेंगे ओवरऑल WACC, मतलब इस नए वाले पैसे को मिला के भी हमारा WACC क्या हो जाएगा वो निकालेंगे, फिर चेंज बता देंगे, बात खत्म हो जाएगी। आइए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर एक स्टेप नंबर 1 फॉलो करेंगे और हम यहां पर क्या कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ WACC, ब्रैकेट में लिख लो एग्जिस्टिंग कैपिटल। ठीक है, अब अपने वो टेबल बना लो आप। सोर्स, जरा बताना सोर्स कौन कौन सा है हमारा। सर पहला सोर्स है इक्विटी, दूसरा सोर्स है प्रेफरेंस, तीसरा सोर्स है बैंक लोन। यही 3 सोर्स है ना। अमाउंट लैक्स में ही लिख लेते हैं, 50 लाख, 30 लाख। क्वेश्चन बनाने वाला देखो कितना भला इंसान है। वेट्स हमारे बिल्कुल कितने प्यारे प्यारे वेट्स आ रहे हैं, राउंड फिगर वेट्स 0.5, 0.3, 0.2, सम टोटल 1। कॉस्ट परसेंटेज में देखिए भाई, इक्विटी की कॉस्ट 13% है, प्रेफरेंस की कॉस्ट आपको दिख रहा है ना, ये 13% है। प्रेफरेंस की कॉस्ट हमारी कितनी दे रखी है यहाँ पर, प्रेफरेंस की कॉस्ट 11% है, और इसकी डेट की मतलब लोन की कॉस्ट 8% है। ये 11% है, ये 8% है। WACC निकल गया हमारा, ये एग्जिस्टिंग कैपिटल का निकला, ये हो गया 6.5, 13 इंटू 0.5, 6.5, 11 इंटू 0.3, मेरे ख्याल से 3.33 हो जाएगा, 3.3, 3.33, 3.3 सिर्फ, 8 इंटू 0.2, 1.6। टोटल कर दो भाई इसका, 6.5 प्लस 3.3 प्लस 1.6, 11.4%। दिस इज व्हाट एग्जिस्टिंग पैसे का WACC। अब हमारा स्टेप नंबर 2 क्या होना चाहिए, स्टेप नंबर 2 हमारा होना चाहिए ओवरऑल WACC। स्टेप नंबर 2 ओवरऑल WACC। जब हम ये बोलते हैं तो इसका मतलब हम क्या बात करते हैं, हम कहते हैं भाई एग्जिस्टिंग की भी निकालो और एडिशनल की भी निकालो। अच्छा, अब ना आपके पास 2 रास्ते हैं। अब जब आप टेबल बनाओ तो आपके पास एक रास्ता तो ये है कि आप दोनों इक्विटी, इक्विटी 1 इक्विटी 2 लिखो, क्योंकि हमारा एडिशनल पैसा जो रेज हो रहा है वो सिर्फ एक ही सोर्स से रेज हो रहा है, किससे, इक्विटी से। मतलब जब आप टेबल बनाओ तो इक्विटी 1 इक्विटी 2 लिखो, और या फिर आप पहले एक एवरेज के ही निकाल लो। आप अगर ध्यान से देखें एवरेज के ही कैसे निकलेगा, एवरेज के ही निकालने का क्या तरीका होना चाहिए, आइए जरा देख लेते हैं बड़े आराम से प्यार से। KE1 हमारा पहले, हमारा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है कितना परसेंट है, वो 13% है। और KE2 जो एडिशनल पैसा आ रहा है वो कितना आ रहा है, कितने रेट से आ रहा है, वो 12% से है। और एडिशनल पैसा भी कितने रुपए है आप चेक करो, एडिशनल पैसा जो रेज कर रहे हैं वो 50 लाख है, पहले वाला भी 50 लाख था। इसका मतलब वेट कितना हो गया, इन अगर सिर्फ इक्विटी इक्विटी की बात करूं 100 लाख की, तो आधा आधा वेट हो गया। तो वेट ऑफ इक्विटी 1 50/100, 0.5। वेट ऑफ इक्विटी 2 50/100, 0.5। तो एवरेज के ही हमारा कितना हो जाएगा सर, हमारा एवरेज के ही हो जाएगा 0.5 इंटू 13 प्लस 0.5 इंटू 12, मेरे ख्याल से 6.5 और 6, 12.5% होना चाहिए। आप चेक कर लो प्लीज एक बार ये, लेकिन ध्यान रखना ये जो है अमाउंट अब कितना है, ये कितने अमाउंट का है, ये 100 लाख रुपए का है। 50 लाख इक्विटी पहले थी, 50 लाख नहीं आई, और ये 100 लाख रुपए जो अमाउंट है इसका एवरेज के ही कितना है, इसका एवरेज के ही निकाला हमने 12.5, कुछ पहले 13 पे था कुछ 12 पे था, एवरेज कितना आया है 12.5। ठीक है, ये एक के ही हमारे पास आ गई। अब अपना टेबल बना लो। टेबल के लिए क्या करोगे, सबसे पहले सोर्स,
पहला सोर्स हमारा कौन सा है? इक्विटी। दूसरा सोर्स हमारा कौन सा है? प्रेफरेंस और बैंक लोन। उसमें तो कोई बदलाव नहीं है। नया पैसा रेज करने के बाद हमारे अमाउंट्स में चेंजेस आ रहे हैं। अमाउंट हमारे चेंजेस कितने आ रहे हैं? हमारा अमाउंट हो गया 100 लाख, 50 पहले वाला, 50 नया वाला। और प्रेफरेंस के तो अमाउंट सेम ही रहेगा ना। प्रेफरेंस कितना? 30 और बैंक लोन 20। टोटल हमारा 150 लाख हो गया। और आप चेक करें, 100 लाख पहले से था हमारे पास, 50 लाख नया रेज किया, तो टोटल 150 लाख हो गया। और वेट बताइए सर। वेट हमारा आ जाएगा 100/150। ये आ जाता है पॉइंट, डेसिमल्स में आ रहा है तो 4 प्लेसेस ले लेंगे। 30/150 0.2, 20/150 0.1333। सम एक बार चेक कर लो, 1। कॉस्ट हमारी इक्विटी की नई कॉस्ट आप निकाल चुके हो, 12.5 है। प्रेफरेंस की तो वही वाली कॉस्ट रहने वाली है 11, और इसकी 8, 11/8। तो हमारी WACC अब कितनी आएगी? ओवरऑल WACC कितनी आएगी? 12.5 को मल्टीप्लाई करो 0.667 से, 8.33, 11 इंटू 0.2, 2.2, 8 इंटू 0.133, 1.0664। 11.5964। तो हमारा ये ओवरऑल WACC आ गया फाइनली 11.5964। ठीक है। तो आप जरा सोचिए, जब तक हमने ये नए 50 लाख रुपए रेज नहीं किए थे, तो हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वो कितनी आई थी? 11.4%। ठीक है। नया पैसा रेज किया तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब कितनी हो गई है? 11.5964। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो दूसरा इंटरप्रिटेशन है वो ये क्या है कि पैसा रेज करने से पहले आपकी कॉस्ट कितनी थी, पैसा रेज करने के बाद आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, इन दोनों का डिफरेंस जो है उसको भी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है एज पर आवर इंस्टीट्यूट। तो स्टेप नंबर 3 हमारा बेसिकली क्या हो गया? हमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूट अगर करना है तो हम क्या कहेंगे? 11.5964 माइनस 11.4, 11.5964, 11.5964 माइनस 11.4, ये कुछ आ रहा है 0.1964। मतलब हमारे जो 4 ऑप्शंस गिवन है उसमें नियरेस्ट आंसर कौन सा है? 0.1964। नियरेस्ट आंसर 0.19 ही है, इसका मतलब सी विल बी द आंसर। ठीक है ना। 0.19% हमारा नियरेस्ट आंसर दे रखा है, तो हम यहां पर सी आंसर टिक कराएंगे। ऑफ कोर्स ये परसेंटेज में ही है ना, क्योंकि ये दोनों परसेंटेज, WACC तो परसेंटेज में निकलती है, तो ये भी किस में है? परसेंटेज में ही है कि हमारी कॉस्ट इतने से बढ़ गई ये इक्विटी रेज करने से। इसको पॉज करके नोट करना है, नोट कर लीजिए प्लीज आप। हमारा ना ये कुछ 1-2 एग्जाम MCQs रह गए थे, आओ पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 53, हालांकि सब डिस्कस हो चुका है, ये आप खुद से भी कर सकते थे वैसे तो, बट ठीक है, अब एग्जाम MCQs है, क्योंकि हम सारे एग्जाम MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो इसको भी देख ही लेते हैं। बीटा ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो जनरली इज, मार्केट का बीटा मैंने आपको कितना बताया था? 1। और मैंने आपको यह भी बताया था कि हर एक शेयर का बीटा होता है। 1 से ज्यादा बीटा होने का मतलब मार्केट से ज्यादा रिस्की शेयर है, और 1 से कम बीटा होने का मतलब मार्केट से कम रिस्की शेयर है। मार्केट यहां पर क्या है? मार्केट यहां पर सेंसेक्स भी कह सकते हो, निफ्टी भी कह सकते हो, या कोई भी एक ऐसा इंडेक्स जिसमें कई सारे शेयर हैं जो पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जनरली हम मार्केट निफ्टी या फिर सेंसेक्स को बोल देते हैं। तो मार्केट का बीटा हमेशा क्या कंसीडर किया जाता है? 1 कंसीडर किया जाता है। जून 2021 में ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन आया था। ये भी जून 2021 का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको बीटा दे रखा है 0.8।
मार्केट का रिटर्न दे रखा है 21.5, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 9.5%। सीएपीएम मॉडल निकालने की यूज करके अप्रोक्सीमेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए बोला है। हम ये बात जानते हैं कि अगर हम सीएपीएम मॉडल को इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिखेगा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो के दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोल रखा है तो हम भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोल देते हैं, हमें क्या दिक्कत है। तो रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय आर एम माइनस आर एफ। ये कुछ एग्जाम एमसीक्यूज हमारे रह गए थे तो हमने कहा इसको भी देख ही लेते हैं। 9.5 प्लस 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 21.5 माइनस 9.5, तो 9.5 प्लस 21.5 माइनस 9.5 ये आता है 12 इंटू 0.8, 9.6 प्लस 9.5, ये टोटल हो गया 19.1%। ठीक है, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। देख लीजिए आप। अब दिसंबर 2021 का क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल पूछा गया। उसने सिंपली ये पूछा, बताइए रिस्क को हम कितने हेड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, और ये हमने बहुत अच्छे से देखे थे। दो तरह के रिस्क हमने समझे थे, पहला कौन सा सिस्टमैटिक और दूसरा कौन सा था अनसिस्टमैटिक। मुझे याद लाओगे क्या था इस रिस्क में। सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क था जो मैक्रो लेवल के रिस्क थे। ये ऐसा रिस्क था जो पूरे के पूरे सेंसेक्स को, पूरे के पूरे निफ्टी को अपने चपेट में ले ले। महंगाई का आना, आर्थिक मंदी मतलब इकोनॉमिक रिसेशन, ये सब चीजें जब होती हैं तो पूरा का पूरा सेंसेक्स जो है वो उस पूरे सेंसेक्स पे असर पड़ता है, मतलब सारी कंपनियां चपेट में आ जाती हैं। अब क्योंकि सारी कंपनियां चपेट में आ जाती हैं, आप एक शेयर में हो या दूसरे शेयर में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सिस्टमैटिक रिस्क अगर सामने आया है, जैसे कि कोविड एक एग्जांपल था, तो सारे के सारे शेयर्स को ही मार पड़ने वाली थी। मतलब ये रिस्क जो था वो एक नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क था। और आपको याद होगा सीएपीएम जो मॉडल है वो सिस्टमैटिक रिस्क को ही मेजर करता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क को मेजर नहीं करता। और अनसिस्टमैटिक रिस्क बेसिकली कंपनी स्पेसिफिक है, और वो सिर्फ उसी कंपनी पे असर डालेगा जिस कंपनी की बात हो रही है, जिस कंपनी के साथ वो बड़ा इवेंट हुआ है। अब आप जरा देखिए, एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टॉक्स इन अ पोर्टफोलियो, कह रहा अगर आप अपने पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाएंगे, सिस्टमैटिक रिस्क पे क्या असर पड़ने वाला है। भाई हमने देखा ना कि सिस्टमैटिक रिस्क कौन सा रिस्क था, एक नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क था। अगर ऐसा कोई इवेंट सामने आया है तो पूरे का पूरे सेंसेक्स पे असर डालेगा, इसका मतलब सिस्टमैटिक रिस्क विल रिमेन कांस्टेंट। ए इज द आंसर। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन से रिड्यूस कर सकते हैं तो वो कौन सा रिस्क था, अनसिस्टमैटिक रिस्क। अगर मान लीजिए हमने जैसे एग्जाम्पल जैसे दिया था, अगर हमने ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है जो सत्यम जैसी निकली, तो हमारा पूरा पैसा ना डूबे, हम इसलिए क्या करेंगे, सत्यम के साथ साथ टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज मतलब और भी शेयर खरीद लेंगे, ताकि अगर कोई एक आध कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में खराब निकल भी गई तो हमें दिक्कत ना हो। सारा पैसा एक ही में लगा देंगे और उसके साथ कोई अनसिस्टमैटिक रिस्क सामने आ गया तो फंस जाएंगे। इसलिए हमें डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट जो मिलता है वो अनसिस्टमैटिक रिस्क में मिलता है, ना कि सिस्टमैटिक। क्योंकि सिस्टमैटिक तो वो रिस्क है जो सारे के सारे शेयर्स पे असर डालेगा। कोई कंट्री फेल हो जाती है तो पूरा का पूरा उसका जो भी स्टॉक मार्केट है वो पूरा का पूरा अफेक्ट होता है, ना कि सिर्फ कुछ एक आध शेयर। ठीक है, ये बात जरूर हमने देखी थी कि सिस्टमैटिक रिस्क का असर हो सकता है कि कुछ कंपनियों पे ज्यादा पड़े, कुछ कंपनियों पे कम, लेकिन असर तो सब पे ही पड़ेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन से इस रिस्क को हम जो है खत्म नहीं कर पाएंगे। यही बात है दिसंबर 2019 का, ये एमसीक्यू पूछा गया। दिसंबर 2021 का एक और एमसीक्यू बहुत ही कह सकते हो जनरल किस्म का क्वेश्चन था। कह रहा इंटरनल सोर्सेज बताइए इसमें से कौन कौन से हैं। इंटरनल सोर्सेज अगर आपने यूट्यूब पे जैसे हमने रेशियोज पढ़ा था, मैंने डाल भी रखा है यूट्यूब पे, वो डला भी हुआ है रेशियोज, उसका रिवीजन लेक्चर भी डला हुआ है। वहां पर हमने देखा था कि मालिकों का पैसा जो होता है उसको हम शेयर होल्डर फंड्स बोलते हैं, और उसमें इक्विटी का पैसा, प्रेफरेंस का पैसा और सारे रिजर्व्स आते हैं, नहीं। तो आप अगर देखें इसमें इंटरनल सोर्सेज कौन कौन से हैं, एक पहले वाला ऑप्शन ही है जहां पर इंटरनल सोर्सेज की बात हो रही है। इक्विटी भी घर का पैसा, प्रेफरेंस भी मालिकों का ही पैसा माना जाता है जहां तक एकेडमिक्स का सवाल है, और रिटेन अर्निंग मतलब रिजर्व इन सरप्लस। अगर आपको ये समझ ना आए तो आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। अब जैसे डी में देखो, डिबेंचर दे रखा है, टर्म लोन दे रखे हैं, क्या ये इंटरनल सोर्सेज है, नहीं, ये तो एक्सटर्नल सोर्सेज है, तो ये बाहर हो गया। सी में फिर डिबेंचर टर्म लोन दे रखे हैं, ये भी बाहर हो गया। बी में भी डिबेंचर दे रखे हैं, बाहर हो गया।
मतलब बाहर वालों के पैसे को नहीं कंसिडर करना ना, इंटरनल सोर्सेज की बात हो रही है, तो उसमें जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन ए है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है फ्लोटेशन कॉस्ट का इंपैक्ट केई और केआरई पे क्या पड़ता है। देखिए जब हमने केडी निकाला तो आप याद करें हमारा फॉर्मूला था आई मल्टीप्लाइड बाय 1 - टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स क्या होता था? इशू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करते थे। मतलब अगर हमारा डिबेंचर मान लो 100 रुपए पे इशू हुआ है, लेकिन हमारा इस इशू से रिलेटेड भी कुछ खर्चा लग गया जिसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट कह रहे थे, तो वो माइनस करना था ऑफकोर्स, क्योंकि हमारे हाथ में 100 रुपए तो आए नहीं ना। 2 रुपए का अगर खर्चा हो गया तो हमारे हाथ में तो 98 ही आए, तो 98 पे ही हम कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रेफरेंस में भी हमने देखा कि हमें नेट प्रोसीड ही कंसिडर करना है। लेकिन जब हम इक्विटी की बात कर रहे थे तो मैंने अभी ना फ्लोटेशन कॉस्ट की आपसे कोई बात करी नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जब इक्विटी पर आते हैं तो उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट अभी तक के जो एग्जाम क्वेश्चंस देखे तो नहीं दे रखा था, पर लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट हो सकती है। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट हुई तो ऑफ कोर्स जब हम एक इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो उसका भी तो नेट प्रोसीड आना चाहिए। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर हम इक्विटी की बात करते हैं और मान लीजिए क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच में ये नहीं रहेगा। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में भी ये फॉर्मूला नहीं रहेगा। और आप समझदार हैं कि क्या फॉर्मूला होना चाहिए? नॉर्मली हमारा फॉर्मूला होता है E1 अपॉन P0। P0 का क्या मतलब है? आज जो हमारा मार्केट प्राइस है, हम मान के चलते हैं अगर ये कंपनी शेयर इशू करेगी तो इस वाले प्राइस पे करेगी। लेकिन अगर हम फ्लोटेशन कॉस्ट भी हमें दे रखी है क्वेश्चन में, मान लो हमारे कंपनी का मार्केट प्राइस 110 रुपए चल रहा है और माना कि हम इसी शेयर पे अपना प्राइस इशू करते हैं, नया इशू लेके आते हैं 110 रुपए पर अगर मान लो 4 रुपए की फ्लोटेशन कॉस्ट लग रही है तो हमारे हाथ में तो 106 रुपए आएंगे ना। तो इस रीजन से हम यहां पर ध्यान रखेंगे कि अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है तो हमारा फॉर्मूला बदल जाएगा, P0 की जगह आ जाएगा NP। एंड व्हाट इज NP? नेट प्रोसीड्स। ठीक ऐसे ही डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में भी हमारा फॉर्मूला बदल जाएगा D1 अपॉन NP प्लस ग्रोथ रेट। जहां पर NP क्या है? NP हम यहां पे लिख लेते हैं इसके नीचे। NP का मतलब बेसिकली क्या है? P0 में से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर दिया गया है। व्हाट इज NP? NP मतलब P0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। मतलब आपको मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करवाए केई को लेकर, अगर किसी भी क्वेश्चन में जहां पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज किया या अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच यूज किया, अगर वहां पर फ्लोटेशन कॉस्ट भी दे रखी हो तो हमारा फॉर्मूला बदल जाएगा और फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? E1 अपॉन NP और ऐसे ही D1 अपॉन NP प्लस G। ठीक इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। अब लेकिन हम पीछे ये भी पढ़ रहे थे कि रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट और इक्विटी की कॉस्ट सेम होती है, लेकिन मैंने आपको याद है पीछे कहा था कि एक एक्सेप्शन होती है जहां पर ये दोनों कॉस्ट सेम नहीं होंगी, और वो एक्सेप्शन यही है। ध्यान रखें, फ्लोटेशन कॉस्ट अगर है तो रिटेन्ड अर्निंग का फॉर्मूला नहीं बदलेगा। रिटेन्ड अर्निंग का फॉर्मूला E1 अपॉन P0 ही रहेगा और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में D1 अपॉन P0 प्लस G रहेगा। सर यहां नेट प्रोसीड क्यों नहीं ले रहे? और बड़ी लॉजिकल सी बात है, रिटेन अर्निंग का पैसा तो कंपनी के पास खुद के पास ही रखा हुआ है। भाई रिटेन अर्निंग का पैसा हम बाहर से थोड़ी रेज करने जा रहे हो, तो हमारे पास ही है ना। जब हमारे पास ही है तो हम इशू कहां कर रहे हैं उस पैसे को? तो हमारे पास ही रखा है, तो फ्लोटेशन का खर्चा कैसे होगा? भाई जब मैं शेयर्स इशू करूंगा तो मुझे अंडर राइटर, मर्चेंट बैंकर्स, लीगल एडवाइजर्स, रजिस्ट्रार टू इशू, बैंकर्स टू इशू, ये सब इशू करने, ये सब मुझे अपॉइंट करने पड़ेंगे जब मैं इशू लेके आऊंगा शेयर्स का। लेकिन जब मैं अपने घर पे रखा हुआ पैसा यूज कर रहा हूं, रिटेन अर्निंग का पैसा यूज कर रहा हूं, तो कहे का फ्लोटेशन कॉस्ट? भाई मेरे घर पे तो रखा है वो पैसा। इसका मतलब ये हुआ जब रिटेन अर्निंग के कॉस्ट की बात आएगी तो वहां पर हम P0 ही लेंगे, वहां पर हम नेट प्रोसीड का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। मतलब मान लीजिए आपके एग्जाम में कोई एमसीक्यू आता है जहां पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है और फ्लोटेशन कॉस्ट भी दे रखी है, और आपसे कहता है कंप्यूट KRE, वी विल इग्नोर फ्लोटेशन कॉस्ट इन सच केस। हम वहां पर फ्लोटेशन कॉस्ट कंसिडर नहीं करेंगे। देखो फ्लोटेशन कॉस्ट अगर है ही नहीं तो KE और KRE जो है दोनों सेम रिजल्ट देंगे, लेकिन अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है तो KE के फॉर्मूला बदल जाएंगे।
और कौन से वाला फॉर्मूला बदलेगा? जहां पर प्राइजेस हैं। सीएपीएम मॉडल में तो कहीं पे हमने प्राइस यूज नहीं किया, तो वहां पर हमने कोई चेंज देखा नहीं। प्राइस कहां पे दे रखा था हमें? अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच में या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में? तो हमने कहा ठीक है, प्राइस की जगह क्या ले लेंगे? नेट प्रोसीड। और एनपी शॉर्ट में मैंने लिखा है, आपको पता है एनपी क्या है, हमने कॉस्ट ऑफ डेट लिखते वक्त, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिखते वक्त एनपी को देखा था। और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्मूलाज जो हैं वो नहीं बदलेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, इस पर जनरली एमसीक्यू आ जाता है। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज नॉट टू बी एडजस्टेड फॉर, कह रहा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकालते वक्त हमें फ्लोटेशन कॉस्ट एडजस्ट नहीं करनी। ये तो मैंने बात अभी बता दी। क्यों नहीं एडजस्ट करनी? क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगी नहीं, हमारे घर का ही पैसा तो है, हमारे पास ही रखा हुआ है। हम टैक्स का इंपैक्ट भी नहीं कंसिडर करते, वो तो कई में भी नहीं करते। टैक्स का इंपैक्ट कहां कंसिडर किया जाता है? टैक्स का इंपैक्ट कंसिडर किया जाता है केडी निकालते वक्त। और अंडर प्राइसिंग भी कंसिडर नहीं करते। अंडर प्राइसिंग का क्या मतलब है? अब आप जरा सोचें, हमारा कंपनी का शेयर मार्केट में मान लो 150 रुपए का ट्रेड हो रहा है, 150 रुपए का ट्रेड हो रहा है, और हम एक एफपीओ लेके आ रहे हैं। हमारा शेयर ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में और 150 रुपए का चल रहा है उसका मार्केट प्राइस। हम एक नया इशू लेके आना चाहते हैं। अब आप जरा सोचिए, अगर नया इशू लेके आओगे और आप प्राइस 150 ही रख दोगे, तो क्यों कोई हमारे एफपीओ में पार्टिसिपेट करेगा? आप लॉजिकली सोचो, मैं 150 का शेयर इशू कर रहा हूं और मेरा शेयर मार्केट में 150 का ही मिल भी रहा है, तो आईपीओ में पैसा कोई, मेरे एफपीओ में कोई पैसा लगाएगा, वो कहेगा भाई पहले मैं तुम्हारे एफपीओ में पैसा इन्वेस्ट करूं, ब्लॉक करूं, पता नहीं शेयर एलोकेट होंगे कि नहीं होंगे। अरे मार्केट से खरीद लो ना अगर तुम्हारे शेयर में इंटरेस्टेड है तो। अगर मैंने वही भाव रख दिया जो मार्केट में चल रहा है, तो मेरे एफपीओ में कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। उनको लगेगा मार्केट में 150 का मिल रहा है, ये भी 150 का दे रहा है, तो मार्केट से खरीद लो। क्यों हम पहले एफपीओ में अपने एप्लीकेशन का पैसा इसमें फंसाएं और पता नहीं एलोकेट होगा ना हो कि ना हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना, प्रोराटा अलॉटमेंट क्या पता हो। तो हम फिर ऐसे पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। इसलिए कंपनियां क्या करती है? अंडर प्राइसिंग करती है। अच्छा, स्टॉक मार्केट में 150 चल रहा है, तो कहते हैं ठीक है हम 130 में इशू करेंगे। अब 130 में इशू करेंगे, अब सामने वाले को लालच दिखता है। सामने को लालच क्या दिखता है कि 130 रुपए का ये दे रही है कंपनी, 150 का तो चल ही रहा है, अगर हमें अलॉट हो गए तो खरीद के बेच देंगे मार्केट में। नहीं, तो हमने सामने वाले को लालच दिया अंडर प्राइसिंग करके। मतलब कहने का ये है कि जब एक कंपनी इक्विटी का इशू लेके आती है और खासकर जब एफपीओ लेके आती है, तो चांसेस यही होते हैं जो प्राइस स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है उस प्राइस पे कभी भी नहीं लेके आती, उससे कुछ डिस्काउंट पे लेके आती है, अंडर प्राइसिंग करके लेके आती है। तो यहां पर तो हमारा जो नेट प्रोसीड है वो P0 से अलग हो सकता है। भाई अगर क्वेश्चन में कुछ दे देगा कि इतने पे इशू करना है तो फिर तो वही लेंगे ना। लेकिन जब हम रिटेन अर्निंग की बात करते हैं, क्योंकि यहां तो इशू करने की बात ही नहीं है, तो यहां पर अंडर प्राइसिंग नहीं कंसीडर की जाती। तो आप ध्यान रखें, रिटेन अर्निंग की कॉस्ट निकालते वक्त हमेशा आप प्राइस ही लेंगे, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई अंडर प्राइसिंग नहीं। हमेशा क्या करेंगे? यहां पर P0 ही कंसीडर करेंगे। अब इन छोटी छोटी बातों पर कुछ एमसीक्यू आ रखे हैं, आओ देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन 58 दिसंबर 2022 में आया और इस क्वेश्चन में देखो वो क्या कहता है। दो द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज जनरली इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कह रहा है वैसे तो हम देखते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग और इक्विटी की कॉस्ट सेम होती है। कह रहा है इट इज नॉट टू बी एडजस्टेड फॉर, कह रहा है रिटेन्ड अर्निंग को हम एडजस्ट नहीं करते। किसके लिए एडजस्ट नहीं करते? टैक्स के लिए एडजस्ट नहीं करते, बिल्कुल ठीक बात है। फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए भी एडजस्ट नहीं करते, बिल्कुल ठीक बात है। अंडर प्राइसिंग के लिए भी एडजस्ट नहीं करते, बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। अब ना मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जो बात मैंने ये अभी आपको सिर्फ वर्बली समझा दी। देखो मैंने जैसे आपसे कहा कि ये फास्ट ट्रैक बैच है और इसमें मैं वो सब करवाने पर फोकस रख रहा हूं जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया, जो ज्यादातर पूछा गया, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर रहे हैं। क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच है, मैं इसको रेगुलर बैच की तरह नहीं ट्रीट कर पाऊंगा, बिकॉज इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि मैं इसमें और ज्यादा डेप्थ में जाऊं। रेगुलर बैच में फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह से रिलेटेड हम काफी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और ये डिफरेंस को समझते हैं जो मैंने अभी सिर्फ वर्बली बता दिया, और प्रैक्टिस करने के बाद ये बहुत अच्छे से दिमाग में छप जाती है बात कि ऐसा होता है। इस पर अगर एक भी एग्जाम में एमसीक्यू अभी तक आया होता ना, तो मैं जरूर इस फास्ट ट्रैक बैच में भी उसके एमसीक्यूज डिस्कस करता। बट अभी मैं ये जरूर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैंने फ्लोटेशन कॉस्ट के इम्पैक्ट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस नहीं किए, बिकॉज अभी तक कोई एग्जाम में नहीं आया।
रेगुलर बैच में काफ़ी सेल्फ फ्रेम्ड एमसीक्यूज होते हैं, स्टडी मटेरियल के एमसीक्यूज होते हैं, और जो दूसरे एग्जाम्स में आए हुए होते हैं, हमें लगता है हमारे एग्जाम में आ जाएंगे, वैसे एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट भी, खासकर जब हम इक्विटी की कॉस्ट भी फ्लोटेशन कॉस्ट के साथ, इसमें ना एक ग्रे एरिया है। यहाँ पर भी हमारे इंस्टीट्यूट ने एक ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन दिया हुआ है कि जब फ्लोटेशन कॉस्ट होती है तो केई कैसे कंप्यूट करता है, जहां पर हमारा इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट से डिफर कर रहा है, दूसरे ऑथर से डिफर कर रहा है। अब रेगुलर बैच में मैंने वो सारे एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं, बट क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच में मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही फोकस रखना है, इसलिए मैं वो तो शायद नहीं डिस्कस कर पाऊंगा। बट हाँ, ये बात मैंने आपके साथ अब डिस्कस करी कि केई का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच में E1 अपॉन P0, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में D1 अपॉन P0 प्लस G, और अगर फ्लोटेशन कॉस्ट होगी तो P0 की जगह आ जाएगा नेट प्रोसीड्स। और इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका हमारे इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है स्टडी मटेरियल में, तो वो मैं फिलहाल डिस्कस नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वो अभी तक एक बार भी एग्जाम में नहीं आया। अब जहां तक सवाल है KRE का, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स का, वहां पर हमें फ्लोटेशन कॉस्ट को इग्नोर करना है। मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट अगर दे भी रखी है तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, E1 अपॉन P0 और D1 अपॉन P0 प्लस G। ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 59, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। इसमें सही बताऊं तो कुछ करना ही नहीं है। आइए जरा पढ़ लेते हैं एक बार। लाइबिलिटी साइड ऑफ शिवानीज बैलेंस शीट शोज इक्विटी कैपिटल 25 लाख, रिटेन अर्निंग 50 लाख, फेस वैल्यू शेयर 100 रुपए है, मार्केट वैल्यू 300 रुपए। इफ द इन्वेस्टर expects a return of 18%, if the investor expects a return of 18%, आप मुझे बताओ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर इसको क्या बोलते हैं, केई? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर इसको क्या बोलते हैं, केई? मतलब केई दे रखा है उसने, ये जो मार्केट प्राइस वगैरह दे रखा है ये किसी काम का नहीं है क्योंकि केई दे दिया। और फ्लोटेशन कॉस्ट भी दे रखी है 5% की, कह रहा फ्लोटेशन कॉस्ट भी है 5% की। पहले मुझे ये बताओ, क्या आप यहां पर केई भी कंप्यूट कर सकते हो? केई कंप्यूट करने का डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला D1 चाहिए होता है। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी डिविडेंड की इंफॉर्मेशन नहीं है। अर्निंग प्राइस रेशियो के लिए अर्निंग पर शेयर चाहिए होती है, उसकी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग ध्यान रखना पुरानी अर्निंग्स होती है, हमें अर्निंग पर शेयर मतलब आने वाले साल की अर्निंग चाहिए, एक ही साल की, वो भी यहां पर गिवन नहीं है। CAPM नहीं लग सकता यहां पर, बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम वाला मॉडल भी नहीं लग सकता। मतलब ये कि इस क्वेश्चन में आप अगर नॉर्मल तरीके से केई निकालने की कोशिश करोगे नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? डेटा यहां पे लिमिटेड है। तो ये लाइन जो लिखी है ये क्या है? यही केई है। और हम ये बात जानते हैं अगर यही केई है और केई और KRE क्या होते हैं? बराबर। क्योंकि इस क्वेश्चन ने हम पे रिटेन अर्निंग पूछी है तो केई और KRE बराबर होते हैं, तो हम यहां पर जो आंसर दे देंगे वो 18% दे देंगे, बी। सिंस KE इज इक्वल्स टू KRE, तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 18%। तो आप कह सकते हो कि क्वेश्चन 59 बेसिकली मजबूरी का सौदा था। हमारे पास इनफ डेटा नहीं था तो हमने इसको ही KE माना, और क्योंकि KE KRE बराबर होते हैं तो हमने अपना आंसर दे दिया, और वो क्या? 18%। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 जो कि दिसंबर 2022 में पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन पूछना मुझे लगता है कि स्टूडेंट के ऊपर ना थोड़ी ज्यादती है कि वो एक डेफिनेशन दे और फिर आपसे पूछे कि बताओ ये किस स्कॉलर ने, किस ऑथर ने दी। अब चारों अननोन नाम, चारों के चारों यहां पर फॉरेन नाम दिख रहे हैं, एक ही यहां पर भारतीय नाम है, IM पांडे। पर अफसोस IM पांडे जी ने ये वाली डेफिनेशन दी नहीं। हालांकि हमारा इंस्टीट्यूट जो है अलग अलग चैप्टर्स में डेफिनेशन देता है अलग अलग ऑथर्स की। जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हमारे इंस्टीट्यूट ने 4 डेफिनेशंस दी हैं। ये 4 डेफिनेशंस दी हैं अलग अलग ऑथर्स की। जैसे कि यहां पर पहली डेफिनेशन आपको दिख रही है जॉन जे हैम्पटन की है, ऐसे ही सोलोमन एजरा, जेम्स सी वेन, या फिर विलियम एन डोनाल्डसन। मतलब ये 4 डेफिनेशन दे रखी है। अब ऐसे तो इतना बड़ा स्टडी मैट है, हर एक चैप्टर में पता नहीं कितने डेफिनेशन है, कितने ऑथर्स हैं। अब सबके नाम याद रख पाना विद डेफिनेशन
इतने सारे और सिलेबस के साथ। या तो सिलेबस लिमिटेड होता ना भाई, सीएमए और एफएम का सिलेबस जब हम मिला देते हैं तो एक बहुत बड़ा हाथी सिलेबस है। अब बच्चे होता है क्या, कई बार एमसीक्यू होने की वजह से इसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, पर ऐसा ग्रांटेड लेने वाले सब्जेक्ट्स हैं नहीं ये दोनों, मेहनत तो फिर भी करनी पड़ती है। पर फिर भी मैं कहूंगा कि ये डेफिनेशन दे के ये पूछना कि किस स्कॉलर ने लिखी है, जबकि इतना कुछ और भी है संभालने के लिए, थोड़ा सा जाती तो है, बट कोई बात नहीं। अब ये चारों डेफिनेशंस को अगर आप रीड करोगे ना तो घुमा फिरा के वही बात बोली हुई है जो हमने डे वन देखी। आपको याद होगा मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली हमारा मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। अगर हम बाहर वालों से पैसा रेज करते हैं तो कम से कम इतनी कमाई हमको करनी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए कोई कंपनी ऐसी है जिसने 15% रेट से पैसा उठाया और वो 15% ही कमाती है, तो उसका शेयर प्राइस ना स्टेबल रहेगा, ना बढ़ेगा ना गिरेगा, क्योंकि ग्रोथ ग्रोथ तो मतलब हमने जितने से पैसा उठाया उतना ही कमाई करी, सबकी एक्सपेक्टेशन मीट कर दी, बस जितना उन्होंने चाहा था उतना ही दे दिया। लेकिन मान लीजिए हमने पैसा उठाया 15% पर, हमें लेकिन रिटर्न मिला 22% का, मतलब हमने 7% अपनी कॉस्ट से ज्यादा कमाई करी। तो जानते हो ये 7% जो एक्स्ट्रा कमाई करी है ये किसके लिए होगा? इक्विटी वालों के लिए होगा। मतलब इक्विटी वालों ने जितना सोचा था उसको उससे ज्यादा मिल गया, मतलब जितना शेयर प्राइस का इंक्रीज इक्विटी वाले सोच रहे हैं उससे ज्यादा ही इंक्रीज उनको मिल जाएगा। मतलब कहने का यह है कि अगर हम अपने इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा कमाई कर लेते हैं तो ये हमारे शेयर्स की या कहें फर्म की वैल्यू, अगर हम मार्केट कैप के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जब हम आगे चल के कैपिटल बजटिंग को रिवाइज करेंगे तो वहां पर हम कहेंगे इसे कट ऑफ रेट भी बोलते हैं, हर्डल रेट भी बोलते हैं, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, बड़े सारे नाम हैं इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। ठीक है, अब ये डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो घुमा फिरा के एक ही बात बोली गई है। आपको बस मेन बात ध्यान रखनी है कि कौन सी डेफिनेशन कौन सी, चार ऑथर्स को नाम याद रखना। इस बार जो डेफिनेशन पूछी गई दिसंबर 22 में वो जॉन जे हैम्पटन के द्वारा दी गई थी। हो सकता है कि अगली बार कोई एमसीक्यू आए तो दूसरे किसी स्कॉलर या ऑथर की डेफिनेशन दी जाए। लेकिन आप देखोगे तो वही सब कुछ बोला जा रहा है, इट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू, मतलब सब कुछ वही सब कुछ है जो हमने पहले पढ़ा। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग्स, कट ऑफ रेट मतलब होता है मिनिमम रेट, ठीक है ना, वही सब कुछ है जो हमने पहले पढ़ा। डेफिनेशन घुमा फिरा के बस थोड़े से सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स यूज कर लिए हैं, बट अगर आप देखोगे तो अल्टीमेट मीनिंग वही निकलेगा जो हमने डिस्कस किया। तो यहां पर अगर हम पहले वाले ऑथर स्कॉलर की डेफिनेशन देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न द फर्म रिक्वायर्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म इन द मार्केट प्लेस। और यही डेफिनेशन जो है वो हमें दी हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देखिए यही है ना डेफिनेशन, तो सही आंसर हो जाएगा जॉन जे हैम्पटन, बी इज द आंसर। देखिए मैं ना आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा जो जनरली मैं हमेशा देता हूँ कि ये फास्ट ट्रैक बैच जो है ये रेगुलर क्लासेस का सब्सटीट्यूट नहीं है। अभी भी जो बच्चे कहीं से भी कोचिंग ले रहे हैं या इवन सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके पार्ट पर अभी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो जो चीज़ें जो मैंने अभी इस फास्ट ट्रैक बैच में कवर नहीं की हैं, और वो कौन सी चीज़ें कवर नहीं की हैं जो अभी एग्जाम में नहीं पूछी गई, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपसे वादा किया था कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड में जितना हो बन पड़ेगा सब करवा दूंगा। एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो उससे रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो अभी ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पर हो सकता है कि आपको आने वाले अटेम्प्ट्स में नए क्वेश्चंस दिखें, जैसे कि कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एजम्पशंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में लिखी हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो जैसे मैंने बताया है कि रेगुलर बैच में तो इन सब पर बहुत बहुत एमसीक्यू सॉल्व होते हैं। जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने बोली रेगुलर बैच में वो भी डिस्कस होते हैं, पर यहाँ टाइम कंस्ट्रेंट्स होने की वजह से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर वो सब कुछ डिस्कस करने लगूंगा तो फिर ऐसे हम सारे टॉपिक्स या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर नहीं कर पाएंगे ऐसे फास्ट ट्रैक बैच में, तो टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम यहाँ पर वो डिस्कस नहीं कर पाए। पर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपने जहाँ से भी क्लासेस ली हैं उनके नोट्स, उन टीचर के नोट्स आप पढ़िएगा। आई होप कि उन्होंने वो सारी कवरेज ली होगी वहाँ पर। और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पर अभी तक एमसीक्यू नहीं आया, मैंने तभी उसका जिक्र नहीं किया,
जहां पर हम इक्विटी की मार्केट वैल्यू को स्प्लिट करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग मार्केट वैल्यू के बीच में। तो ये एक और कॉन्सेप्ट है जिस पर थोड़ी सी चर्चा हो सकती थी, लेकिन क्योंकि कोई एग्जाम एमसीक्यू नहीं था तो मैंने उस पर कोई डिस्कशन नहीं किया। फ्लोटेशन कॉस्ट वाला एक बात थी, थ्योरेटिकल कुछ एक बातें थी, और मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए वो सारे कॉन्सेप्ट्स पर रेगुलर बैच में काफ़ी मल्टीप्लाइंग प्रैक्टिस होती है। मतलब जितनी यहाँ पर करी है उससे शायद 2.5 या 3 गुना प्रैक्टिस होती है वहाँ पर रेगुलर बैच में। पर स्टिल मैंने अभी भी इस बात का ध्यान रखा कि बहुत कुछ कवर कर दूं क्लास में। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ही जल्दबाजी में इस फास्ट ट्रैक बैच को कवर किया है। आई होप कि वो बच्चे भी जरूर फ़ायदा उठा रहे होंगे जिन्होंने सेल्फ स्टडी करने का सोचा हुआ था, मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और जिन्होंने कहीं और से क्लासेस लिए उनके कॉन्सेप्ट तो पहले से भी क्लियर होंगे ऑफ कोर्स। ये देखने के बाद, ये क्लासेस देखने के बाद उनके कॉन्सेप्ट और काफ़ी स्ट्रांग हो गए होंगे, मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ। और हमेशा की तरह मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट एफएम के चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।